गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में आज आपकी मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास है। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 10 से 11th पहुंचने पर मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो एकदम से जंप करता है, तो आपको उसको मैच करना होता है। एक्चुअल क्या होता है, 10 तक सिलेबस बड़ा कॉम्पैक्ट रहता है, छोटा सिलेबस रहता है, फार्मूले बेस्ड सारी चीज़ें रहती हैं, आप आसानी से याद कर लेते हो और एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो। क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, 20 या 10% क्वेश्चन ही बाहर से आते हैं, बाकी सारे आपके एनसीईआरटी से आते हैं। पर 11th में आने के बाद ऐसा नहीं होगा। 11th में आने के बाद रिफ्रेशर बहुत सारी हो जाएंगी और मेनली आपकी मैथ जो है कंसेप्चुअल हो जाएगी। मतलब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना पड़ेगा, क्वालिटी पे जाना पड़ेगा कि आप कंसेप्ट की क्वालिटी को सही ढंग से समझ लो और फिर उसको किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर लो। ये मत देखो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे तो हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर आपका कंसेप्ट कहीं भी मिस हो रहा है तो हो सकता है कि आप 99 क्वेश्चन करके जाओ, 100th क्वेश्चन जो है वो आपसे ना बने क्योंकि वो उस कंसेप्ट पे आ जाए जिसको आपने मिस कर दिया। तो यहाँ मेनली आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो आज हम लोग अपने क्लास 11 का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बता दूं कि आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट कर रहे हैं और सेट का भी स्टार्टिंग मतलब इंट्रोडक्शन वो करेंगे जिससे आप फर्स्ट एक्सरसाइज करने लायक हो जाओगे। तो एक्चुअल में जो वर्ड सेट है ये आपने बहुत जगह सुना होगा। जैसे कि आप सुनते हो कि आपके पास नाइफ चाकू का सेट होता है, या फिर आपके पास बहुत सारे कलर्स का सेट होता है, या आपके पास बेंगल्स का सेट होता है, ये आपने ऐसा सुना होगा। तो सेट का एक्चुअल मीनिंग होता है क्या? एक्चुअल में सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। किन चीज़ों का कलेक्शन होता है? जो वेल डिफाइंड हो और वेल नोन हो। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कलेक्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, और दूसरी तरफ मैं एक दूसरे स्टूडेंट को बोलता हूं कलेक्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो दोनों स्टूडेंट में से आप क्लियरली समझ गए हो कि कंफ्यूज कौन रहेगा और कौन कंफ्यूज नहीं रहेगा इस कलेक्शन के लिए। जिस स्टूडेंट को मैंने बोला है कि कलेक्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, वो कंफ्यूज रहेगा कि किस स्कूल के स्टूडेंट्स का नाम मैं कलेक्ट करूं, किस शहर में, किस स्कूल के, किस बोर्ड के क्लास 11 के स्टूडेंट का नाम मैं कलेक्ट करूं। जबकि मैंने जिस स्टूडेंट को कहा है कि कलेक्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो वो बहुत क्लियर रहेगा कि उसको अपने स्कूल के बच्चों के ही क्लास 11 के बच्चों के नाम को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला जो कलेक्शन मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट, और दूसरा जो मैंने कलेक्शन कहा था कलेक्शन ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, दोनों में वर्ड में एक फ़र्क है और वही फ़र्क इसकी डेफिनेशन को क्लियर करता है सेट की। पहला कलेक्शन जो मैंने बोला वो वेल डिफाइंड है बट वेल नोन नहीं है, किस स्कूल के ये नहीं पता, और दूसरा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी है और वेल नोन भी है। तो ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड वेल नोन होते हैं वो होते हैं सेट। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि सेट क्या होता है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे कलेक्शन ऑफ लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया, collection of president of India, and there are so many collections you have made which are well defined, well known, and they are known as set. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हमको मैथमेटिकली सारा काम करना है तो हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में सेट को जो है वो फ्लावर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लावर ब्रैकेट के बीच में आप जिन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, जो थिंग्स आप कलेक्ट करने जा रहे हो उनको लिखा जाता है, और दो थिंग्स के बीच में जो भी चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हो तो दो चीज़ों के बीच में कॉमा का साइन लगाया जाता है, और कोई भी एक चीज़ को बार बार नहीं लिखा जाता। इनकेस अगर आप चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो और कोई चीज़ रिपीट हो रही, बार बार आ रही, तब भी आप उसको कलेक्शन करने के बाद सेट में जब लिखोगे तो एक ही बार लिखोगे। और तीसरी और आखिरी बात, ऑर्डर इन मैनर होता है थिंग्स का, मतलब जब आप चीज़ें कलेक्ट करने जाते हो तो जिस ऑर्डर में वो आपको मिली हैं अगर आप उसको सेट में रखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में रखोगे, आप आगे पीछे भी रख सकते हो। ऐसे हम अभी एग्जांपल देखेंगे। तो क्लियर हो गया कि सेट को फ्लावर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंदर जिन चीज़ों को रखा जाता है उन चीज़ों में दो चीज़ों के बीच में कॉमा का साइन होना चाहिए, मतलब डिफर करना चाहिए कॉमा से दो थिंग्स, और ऑर्डर इन मैनर होता है, और कोई भी चीज़ रिपीट करके नहीं लिखी जाती, दो बार नहीं लिखी जाती। अच्छा, अभी सेट का नोमेनक्लेचर मतलब सेट को नाम भी तो देना होगा। तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक आप सेट का नाम देने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि आप जब सेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे। फ्लावर ब्रैकेट के अंदर आप थिंग्स को अरेंज कर दोगे, और ऑर्डर इन मैनर है, कोई भी अगर एक चीज़ दो बार आई तो उसको एक ही बार लिखना, दो से ज़्यादा बार आई तो एक ही बार लिखना है, और साथ साथ दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कॉमा का साइन होना चाहिए। तो ये एक सेट को लिखने का तरीका है। नोमेनक्लेचर मैंने बताया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ABCD से लेकर XYZ तक नाम देने के लिए। जैसे यहाँ वॉवेल्स का सेट हमने बनाया हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल होते हैं AEIOU, ये 5 वॉवेल होते हैं, और आप इस सेट को नाम देने के लिए कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगता है। इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट।
तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया। जिन थिंग्स को आप सेट के अंदर कलेक्ट करते हो उन थिंग्स को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने AEIOU ये कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये सारे जो हैं वो वॉवेल्स वाले सेट V के एलिमेंट होंगे। ऐसे ही मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ ABCD, तो यहाँ पर ABCD ये जो चारों हैं थिंग्स ये इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो जिन चीज़ों को आप कलेक्ट करते हो उनको एलिमेंट कहा जाता है। अब कोई भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, इसके लिए भी आप मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करते हो। तो इन केस अगर आप किसी एलिमेंट को दिखाना चाहते हो कि वो सेट में बिलोंग करता है, तो उसके लिए आप ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन यूज़ करोगे। ये जो सिंबल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है इसको ध्यान से देख लें। ये सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है ये, लेकिन इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में बिलोंग्स टू। मतलब कि जब किसी चीज़ को या किसी थिंग्स को या किसी एलिमेंट को किसी सेट में दिखाना है कि ये उसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप उसके और सेट के नेम के बीच में एलिमेंट को आप जिस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको और सेट के नाम के बीच में सिंबल को लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास एक सेट है AEIOU वॉवेल्स का सेट है और आप दिखाना चाहते हो कि A जो है वो इस सेट का मेंबर है, इसका आपने नाम V दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे A, फिर आप बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे और सेट का नाम लिख दोगे। इसका मीनिंग जो पढ़ने वाला है, टीचर है या जो सामने देख रहा है, वो समझ जाएगा कि A जो है V का मेंबर है, A इज एलिमेंट ऑफ V और A बिलोंग्स टू V, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं या ले रहे हैं वो सेट में बिलोंग ना कर रही हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर B ले लूँ तो B जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, वॉवेल वाले सेट का मेंबर नहीं है, तो उस समय आप अगर दिखाना चाहते हो कि ये इसका मेंबर नहीं है, तो इसी बिलोंग्स टू के साइन को आप स्लैश कर दोगे, बीच से स्लैश कर दोगे और V लिख दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा B डज नॉट बिलोंग्स टू V। तो जब सेट में आप किसी एलिमेंट को किसी सेट के अंदर दिखाना चाहोगे तो उसके लिए आप ये बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे, और अगर वो मेंबर सेट में नहीं है तो फिर इस बिलोंग्स टू के साइन को स्लैश करके डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मीनिंग कर दोगे। तो ये अभी आपसे पूछेगा, जब आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो लिखेगा कि पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम, मतलब एक सेट का नाम लिखा रहेगा, इधर एक एलिमेंट लिखा रहेगा और बोलेगा कि आप इन दोनों के बीच में ऐसे डैश डैश रहेगा, बोलेगा कि आप एक अप्रोप्रिएट साइन लगाओ कि ये इसका मेंबर है कि नहीं। तो जब आप ऊपर सेट में देख लो, जैसे यहाँ 5 इस A का मेंबर है, तो अगर आपने यहाँ सेट का नाम A लिखा हुआ है तो 5 मेंबर ऑफ A, तो आप लिख दोगे बिलोंग्स टू, और नहीं होगा तो स्लैश लगा दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी कैन डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम आज पढ़ रहे हैं सेट, उसमें आज जो मेन टॉपिक है वो है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो ही मेथड है रिप्रेजेंट करने की, नाम है उनके रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों मेथड का कन्वर्जन एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, अभी हम लोग देखेंगे। पहले समझना होगा कि दोनों मेथड्स में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, फिर एक मेथड से दूसरी मेथड में कन्वर्जन आता है। आपको सेट एक मेथड में लिख के दे देगा, बोलेगा आप इसको दूसरे मेथड में लिख के बताओ, तो इसको समझना होगा। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फ्लावर ब्रैकेट का यूज़ करते हो और उस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर आप उसके एलिमेंट्स लिख देते हो कॉमा लगा लगा के, तो रोस्टर फॉर्म वही है। अगर आप बेसिकली जो इसका जो ट्रेडिशनल वे है सेट को रिप्रेजेंट करने का, कि आप एक फ्लावर ब्रैकेट लोगे, उस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर जितने भी उसके मेंबर हैं उसको आप कॉमा लगा लगा के लिख दोगे, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है। जैसा मैं अभी एग्जाम्पल में भी दे रहा था, आपको पढ़ते आते थे, जैसे वॉवेल्स का सेट या पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट, तो आप बाकायदा एक फ्लावर ब्रैकेट लगा के अंदर जितने मेंबर हैं सबको आप लिखोगे कॉमा लगा लगा के। सेकंड जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट के सारे मेंबर नहीं लिखते। एक चीज होती है कि किसी भी सेट के जितने भी मेंबर होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करने का क्या मतलब है, जैसे अगर आप वॉवेल्स का सेट लेते हो, मान लो कि आपने वॉवेल्स का सेट लिया AEIOU, अगर मैं इसके किसी भी मेंबर के बारे में बात करूं तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। इसी तरह से अगर मैं इस सेट को देखूं 1 2 3 4 5, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन सारे जो भी नंबर इसमें लिखे हुए हैं वो 5 या 5 से लेस देन है। तो इसका मतलब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को, पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है, ये कहता है कि आप सारे मेंबर मत लिखो, आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पहचान लो जो सेट के एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को, और आप उस प्रॉपर्टी को वर्ड फॉर्म में लिख दो तो सेट बन जाएगा। और सारे मेंबर न लिख के आप एक वेरिएबल यूज करो जो सारे मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो हम इसी एग्जांपल को देखते हैं हम कि हम सेट बिल्डर फॉर्म्स में कैसे सेट को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। अब क्लियर है कि इसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को आपने कलेक्ट किया हुआ है, मतलब अगर आप इस सेट का कोई भी मेंबर सिलेक्ट करते हो तो वो मेंबर एक नेचुरल नंबर होगा बट 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो सेट है A
नाम वही रहेगा। अब इन सारे मेंबर्स को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं हमने x, उस वेरिएबल को हमने x लिया हुआ है, सच दैट, अब ये वेरिएबल कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है जो आप पहचान चुके हो, वो लिखोगे आप, x इज अ नेचुरल नंबर, और साथ में ये जो x है वो लेस देन आर इक्वल देन 10 है। तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि आपने उन सारे नेचुरल नंबर को कलेक्ट करके रखा हुआ है जो 10 या 10 से कम है। तो वो जब इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म से अगर रोस्टर फॉर्म बनाना चाहेगा तो उसको पता है कि उसको कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं। सिमिलरली जैसे अगर मैंने सेकंड सेट लिखा z इक्वल टू -3 -2 -1 डैश डैश लगा के एंड 0 1 2 3 4 डैश 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 5 तक, एंड आगे भी डैश डैश ही समझ लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये जो सेट है इसके ये आप इससे फेमिलियर हो, ये सारे नंबर जो हैं ये इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, z इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। सारे इंटीजर हमने लिए हैं इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे इंटीजर के बारे में हमने लिख दिया कि ये जो x है वो एक इंटीजर है। तो एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म में आप सारे मेंबर नहीं लिखते, आप किसी एक वेरिएबल का यूज करते हो जो उस सेट के सारे मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सारे मेंबर चूंकि एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको लिखना पड़ता है x के साथ। और उसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप x लिखते हो, मतलब आप एक सेट बना रहे हो जिसमें कुछ एलिमेंट है जो x के फॉर्म में है। वो x किस तरह से, तो सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन आर इक्वल देन 10 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और दूसरे वाले में x सच दैट x इज एन इंटीजर, वो यहाँ सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हर सेट के मेंबर एक अलग एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है वो आपको जज करना पड़ेगा, और उसको फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म मैंने जैसे बताया ये ट्रेडिशनल वे है, आपको फ्लावर ब्रैकेट बना के सारे मेंबर्स को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। अगर सेट में इनफाइनाइट मेनी मेंबर है तो कम से कम 4-5 मेंबर लिख के और कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर है तो आपको सारे मेंबर लिखने पड़ेंगे। तो अब जैसे मैंने अभी एक सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। a इक्वल टू AEIOU, ये है वॉवल्स का सेट। अब हमको पता है कि सारे मेंबर वॉवल्स हैं। जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन सारे मेंबर को हम x से रिप्रेजेंट कर देंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट, और इस x की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो लिख देंगे, x इज अ वॉवल। समझ जाएगा सामने वाला, आपने इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल कलेक्ट किए हुए हैं। अब जैसे एक सेट ये है a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, हमको पता है कि ये सारे इंटीजर हैं, बट बाउंडेशन है ये -3 और 3 के बीच में है, -3 और 3 को इंक्लूड करते हुए। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे क्या, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज एन इंटीजर, बाउंड्री क्या है, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल देन x लेस देन आर इक्वल देन 3। समझ जाएगा कि आपने इंटीजर लिए हैं, -3 को इंक्लूड करते हुए, 3 को इंक्लूड करते हुए और बीच के सारे। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी पहचानना है और आप आसानी से ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये जो टॉपिक है आज का, ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूज होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड आएंगे। आपको बहुत सारे कलेक्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना है, सेट की डेफिनेशन को फॉलो करना है। जो कलेक्शन आपको वेल डिफाइंड वेल नोन लगेगा वो सेट हो जाएगा, जो नहीं लगेगा वो सेट नहीं होगा। तो रीजन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर सेट है तो वो वेल डिफाइंड वेल नोन है, और नहीं है तो नो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड वेल नोन। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एलिमेंट से रिलेटेड। एक एलिमेंट एक सेट लिख के दे देगा, ऊपर सेट दे देगा और नीचे आपको एक एलिमेंट लिखेगा और सेट लिखेगा, बीच में डैश डैश का साइन लगा के बोलेगा एप्रोप्रिएट साइन यूज करो, ये एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने साइन बता दिया कौन सा यूज करना। थर्ड और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने की उससे रिलेटेड, मतलब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सेट बिल्डर फॉर्म दिखता आसान है लेकिन आपको प्रॉपर्टी जज करना पड़ता है सही तरीके से, तो आप प्रैक्टिस करोगे फिर मैं आपको इसके अलग से भी क्वेश्चन दूंगा। तो आज आपका काम इतना ही रहेगा। फर्स्ट क्लास है, ईजी है टॉपिक और पूरा 11th ही ईजी है। आप केवल उतना काम करो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को समझो। तो इस वीडियो के साथ मैं इस टॉपिक के नोट्स भी भेज दूंगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।